हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। संविधान निर्माण, परिभाषा, वर्गीकरण। संविधान की परिभाषा कीजिए। अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किसी भी वस्तु के ढांचे या संगठन के लिए किया जाता है। राज्य के संविधान का आशय भी राज्य के ढांचे व उसके संगठन से ही है। राज्य के संविधान में राज्य की सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठन व शक्तियों, जनता के अधिकारों आदि का उल्लेख होता है। इस प्रकार संविधान का संबंध शासन से होता है। शासन की व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, उसका ढांचा कैसा है, कौन कौन अंग हैं तथा उनके बीच परस्पर संबंध कैसा है, इन्हीं से संबंधित नियमों का समूह संविधान कहलाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि संविधान लिखित ही हो। प्रत्येक देश के संविधान पर परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी राज्य का संविधान उस राज्य की शासन व्यवस्था का आईना होता है। ब्राइस के परिभाषा के अनुसार शासन संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकारों एवं कार्यों को निश्चित करते हैं। वेड और फिलिप्स कहते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है जिसके पास विशेष कानूनी पवित्रता होती है, जो एक राज्य की सरकार के अंगों के ढांचे तथा मुख्य कार्यों को निश्चित करता है और इन अंगों को प्रशासित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। गिल क्राइस्ट कहते हैं कि संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन शक्तियों का निर्धारण किया जाता है जिन पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। डाइसी के अनुसार संविधान उन वस्तुओं के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। संविधान का वर्गीकरण। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधान के जो विविध वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए वर्तमान समय में संविधान का निम्न 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर और संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। संविधान के उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, विकसित और निर्मित। विकसित संविधान। इस प्रकार के संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता। ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। निर्मित संविधान। ये वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और इस प्रकार के संविधान साधारणतः कठोर भी होते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निर्मित संविधान का विकास नहीं होता। इसमें अंतर केवल यही है कि विकसित संविधानों की तो उत्पत्ति ही विकास में होती है, लेकिन निर्मित संविधानों का विकास उनके निर्माण के बाद होता है। संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर। इस आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। संविधान का यह भेद इस तथ्य पर आधारित है कि प्रथाएं न्यायालयों द्वारा मान्य नहीं होती, किंतु कानून न्यायालयों द्वारा मान्य होते हैं। लिखित संविधान। लिखित संविधान से हमारा आशय उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध होती हैं। गार्नर के शब्दों में लिखित संविधान उसे कहते हैं जिनके आधारभूत उपलब्ध एक या अनेक लेखपात्रों में लिखे होते हैं। लिखित संविधान किसी एक या अनेक ऐसे कानूनों के रूप में हो सकता है जिनमें शासन विधि के विशुद्ध प्रतिपादन किया गया हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। अमेरिका, फ्रांस और भारत के संविधान लिखित संविधान के उदाहरण हैं। अलिखित संविधान। इन संविधानों में परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है।
ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध अंग और उनका पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि महत्वपूर्ण बातें प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित होती हैं। गार्नर के शब्दों में अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पल या लेखपत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती है। अलिखित संविधान देश के समस्त भाग में बिखरा हुआ है और इसका समस्त भाग किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता। इंग्लैंड का संविधान इस प्रकार के संविधान का उत्तम उदाहरण है। संविधानों की परिवर्तनशीलता के आधार पर भेद। संविधान के संबंध में किए गए पहले वर्गीकरणों की अपेक्षा यह वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। इस आधार पर भी संविधान के दो भेद किए जा सकते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला यह सुपरिवर्तनशील संविधान यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किया जा सके तो संविधान को लचीला या सुपरिवर्तनशील कहा जाएगा। इंग्लैंड में संसद जिस प्रक्रिया द्वारा सड़क पर चलने के नियमों या मद्य निषेध के नियमों में परिवर्तन करती है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून में परिवर्तन कर सकती है और इसी कारण इंग्लैंड का संविधान लचीला संविधान कहा गया है। कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है, जिनमें संवैधानिक कानून में नियम परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के नियमों से भिन्न प्रक्रिया जो साधारण कानून के निर्माण की प्रणाली से कठिन होती है अपनाना आवश्यक होता है। गार्नर के अनुसार जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न होता है और पद्य में साधारण कानून से वैध दृष्टि से कहीं उच्च है, इसका संशोधन भी किसी भिन्न तरीके से होता है। उदाहरण अमेरिका का संविधान भारतीय संविधान भी कठोर संविधान का एक उदाहरण है। संविधान मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील संविधान के गुण और दोष। परिवर्तनशील संविधान के निम्न गुण होते हैं, राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, क्रांति रोकने में सहायक होता है, संकट काल के लिए उपयुक्त होता है, राष्ट्रीय विचारों का प्रतिबिंब। परिवर्तनशील संविधान के दोष, अस्पष्ट, अनिश्चित और स्थायित्व का अभाव होता है, राजनीतिक दलों का खिलौना होता है, नागरिकों के अधिकारों का खतरा होता है। संविधान का अर्थ और उसका महत्व बताइए। संविधान का अर्थ। संविधान के अर्थ के लिए हम लोग ने जैसे अभी पहला क्वेश्चन पढ़ा है, इसके महत्व पे ध्यान देते हैं। संविधान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह समाज का ढांचा बतलाता है। यह सब संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जिसमें कि केवल संस्थाओं के मूल तत्व को नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और सरकार का ढांचा शामिल है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य अपने लिए एक संविधान की रचना करता है जो उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। इस तरह की परिस्थितियां सभी जगह एक सी मौजूद नहीं होती, इसलिए सभी देशों के संविधान भी एक से नहीं होते। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण आज संसार में विभिन्न शासन प्रणालियां मिलती हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी देश के लिए संविधान आवश्यक नहीं है। उदाहरण के रूप में स्वैच्छाचारी शासन प्रणाली होनी चाहिए। डी टाकविले तथा अन्य विद्वानों ने यह भी कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, परंतु ऐसे लोग संविधान का प्रयोग संकुचित अर्थ में करते हैं। उनका तात्पर्य सिर्फ लिखित संविधान से होता है, लेकिन सच पूछा जाए तो संविधान उन समस्त नियमों, उपनियमों, लोकाचारों तथा अभिसमय का संग्रह है जिसके द्वारा राज्य के नागरिकों के संबंध में अधिकारों, कर्तव्यों और नागरिक के राज्य के प्रति कर्तव्यों और अधिकारों का स्पष्ट निर्माण होता है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के लिए संविधान आवश्यक है। अतः संविधान के बिना किसी भी देश का शासन परिचालन कठिन हो जाता है। खासकर प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए संविधान शासन के ऊपर एक अंकुश है। यह नागरिकों की रक्षा करता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे शक्तियों के हाथ में राज्य शक्ति हो और वे अपने बुद्धि के अनुसार उस शक्ति का संचालन करने में स्वतंत्र हों। यह स्थिति एक सुस्पष्ट तथा व्यवस्थित संविधान के अंतर्गत ही संभव है।